चलिए आज एक ऐसे इंसान के सफर पर चलते हैं जिसने कायनात को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये कहानी किसी आलीशान लैब की नहीं है, नहीं, ये कहानी शुरू होती है स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस की एक छोटी सी डेस्क से। ये कहानी है उस क्लर्क की जो बाद में जीनियस का दूसरा नाम बन गया। आइंस्टीन का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? वही बिखरे सफेद बालों वाले जीनियस की तस्वीर, है ना? लेकिन ये तो आधी ही कहानी है। असलियत ये है कि अपनी कामयाबी से बहुत पहले जवान एल्बर्ट को एक फेलियर माना जाता था। एक ऐसा नौजवान जिसे यूनिवर्सिटी के बाद एक नौकरी तक नहीं मिल रही थी। उनके पिता तो ये सोचते हुए गुजर गए कि उनका बेटा परिवार के नाम पे एक धब्बा है। और यही फर्क, यही जमीन आसमान का अंतर उनकी कहानी को इतना खास बनाता है। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जिस इंसान को अकादमिक दुनिया ने पूरी तरह से ठुकरा दिया था, उसी ने अकेले ही अपने दिमाग के दम पर फिजिक्स के सबसे बड़े राज खोल दिए। ये कहानी है एक ऐसे आउटसाइडर की जो आगे चलकर साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बना। आइंस्टाइन कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। क्लास बंक करना, प्रोफेसरों से भिड़ जाना, यहाँ तक कि एक बड़े कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में भी फेल हो गए थे। ग्रेजुएशन के बाद तो कोई भी यूनिवर्सिटी उन्हें जॉब देने को तैयार नहीं थी। सोचिए, हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्होंने इंश्योरेंस बेचने तक का मन बना लिया था। ये वो दौर था जब उन्होंने अपने घर खत में लिखा कि शायद अच्छा होता कि मैं पैदा ही ना हुआ होता। आखिर में एक दोस्त की मेहरबानी से उन्हें बर्न के स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। जो अकेडमिक दुनिया के लिए एक डेड एंड जैसा लग रहा था, वही आइंस्टीन के लिए वरदान साबित हुआ। उनका काम था दूसरों के आविष्कारों को जांचना, जो दिमागी तौर पर ज्यादा थकाने वाला नहीं था। और इसी खाली समय ने उनके दिमाग को आज़ादी दी, ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों के बारे में सोचने की। और उनकी वही मामूली सी डेस्क, उसकी दराज उन थियोरीज से भर रही थी जो दुनिया का नक्शा बदलने वाली थीं। और फिर आता है साल 1905। फिजिक्स की हिस्ट्री में इसे सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एनस मिराबिलिस यानी चमत्कारी साल कहा जाता है। जरा सोचिए, एक गुमनाम क्लर्क अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक ही साल में 4 ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश करता है जो साइंस की बुनियाद हिला देते हैं। तो ये पेपर्स क्या थे? जरा इनके रेंज को देखिए। एक पेपर ने कहा कि लाइट सिर्फ वेव नहीं, पार्टिकल भी है। इसी से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई, जिससे आज हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चलते हैं। दूसरे ने पक्के तौर पर साबित कर दिया कि एटम सच में होते हैं, जो उस वक्त भी बहस का मुद्दा था। तीसरे ने पेश की स्पेशल रिलेटिविटी, ये बताकर कि स्पेस और टाइम फिक्स नहीं है, एक ऐसा आइडिया जो साइंस फिक्शन जैसा लगता था। और चौथे ने हमें दिया दुनिया का सबसे मशहूर इक्वेशन E=mc², जिसने एनर्जी और मैटर का गहरा रिश्ता खोला और एटॉमिक एज की नींव रखी। ये सब एक ही साल में एक ही इंसान ने। तो क्या दुनिया ने इन आइडियाज पर तालियां बजाईं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती रिएक्शन था खामोशी। आखिरकार आइंस्टाइन थे कौन? एक बाहरी आदमी। उनके आइडियाज इतने अजीब थे कि ज्यादातर साइंटिस्ट्स ने उन्हें अनदेखा कर दिया। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि यूरोप के सबसे बड़े फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक की नज़र उन पेपर्स पर नहीं पड़ी। प्लैंक ने उस जीनियस को तुरंत पहचान लिया और उनके सपोर्ट ने ही आइंस्टाइन को गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाला। पर आइंस्टीन यहाँ रुके नहीं। स्पेशल रिलेटिविटी तो बस एक शुरुआत थी। उनका अगला टारगेट और भी बड़ा था, ग्रेविटी। और इसका मतलब था सीधे सीधे साइंस के सबसे बड़े आइकॉन सर आइजैक न्यूटन को चैलेंज करना। देखिए, 200 सालों से ज्यादा समय से दुनिया न्यूटन के हिसाब से चल रही थी। उनका कहना था कि एक अनदेखी ताकत, एक खिंचाव, चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। पर यह खिंचाव काम कैसे करता है, ये एक राज था। मजे की बात तो यह है कि खुद न्यूटन को भी नहीं पता था कि ये खिंचाव आखिर है क्या, बस ये काम करता था। आइंस्टीन ने सवाल को ही पलट दिया। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर कोई रहस्यमयी खिंचाव है ही नहीं? क्या हो अगर ग्रह बस स्पेस में बने मोड़ों पर ही चल रहे हों? और जो ब्रेक थ्रू मिला वो किसी मुश्किल मैथ्स से नहीं बल्कि एक बड़े ही सिंपल से ख्याल से आया। जरा सोचिए, आइंस्टाइन ने कल्पना की कि एक आदमी छत से गिर रहा है। गिरते वक्त उसे अपना वजन महसूस नहीं होगा, वो वेटलेस होगा। उसके लिए जैसे ग्रेविटी बंद हो गई हो। इसी सोच को उन्होंने मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा ख्याल कहा और यही जनरल रिलेटिविटी की चाबी बनी। तो उनका नया आइडिया क्या था? सीधा सा, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये बस स्पेस और टाइम के फैब्रिक, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा, के मुड़ने का नतीजा है। सूरज जैसी भारी चीजें इस चादर को मोड़ देती हैं
और पृथ्वी जैसे ग्रह बस उन्हीं मोड़ों पर चलते रहते हैं। तो ग्रेविटी खिंचाव नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक तरह का धक्का है। ये आइडिया सुनने में तो कमाल का था, लेकिन साइंस में आइडियाज को सबूत चाहिए होते हैं, और इस होश उड़ा देने वाली थ्योरी को साबित करने के लिए एक बहुत ही खास टेस्ट की जरूरत थी। भविष्यवाणी एकदम साफ और हिम्मत वाली थी। अगर आइंस्टाइन सही हैं, तो सूरज के पास से गुजरने वाली किसी दूर के तारे की रोशनी को भी मुड़ जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि सूरज की अपनी रोशनी में उसके पास के तारे दिखते ही नहीं। इसे देखने का सिर्फ एक ही तरीका था, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, जब चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है। और इस सबूत की तलाश किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, जो करीब 10 साल चली। 1914 में पहली कोशिश नाकाम हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया और एस्ट्रोनॉमर्स को जासूस समझ के गिरफ्तार कर लिया गया। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि बाद में पता चला कि उनकी कैलकुलेशंस गलत थीं, वरना थ्योरी गलत साबित हो जाती। आखिरकार 1919 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर आर्थर एडिंगटन ने अफ्रीका जाकर ग्रहण की तस्वीरें खींची, और जो रिजल्ट्स आए वो हैरान करने वाले थे। तारे अपनी जगह पे नहीं थे, सूरज ने उनकी रोशनी को सचमुच मोड़ दिया था। कल्पना कीजिए उस पल की, जब एडिंगटन ने लंदन की रॉयल सोसाइटी में अपने रिजल्ट्स पेश किए। वहां दीवार पर न्यूटन की तस्वीर टंगी थी, और उसी के नीचे खड़े होकर ये ऐलान किया गया कि 200 साल पुरानी फिजिक्स अब बदल चुकी है। और बस रातों रात वो गुमनाम क्लर्क दुनिया का सबसे मशहूर साइंटिस्ट बन गया। तो ये सब तो हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आइंस्टाइन के ये आइडियाज सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी चलाते हैं। यहाँ एक मजेदार बात है, जब आइंस्टीन को 1922 में नोबेल प्राइज मिला, तो उनकी सबसे फेमस थ्योरी रिलेटिविटी के लिए नहीं था। नहीं, उस वक्त भी वो थ्योरी बहुत ज्यादा विवादित थी। प्राइज मिला तो उनके 1905 वाले पहले पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, जिसने क्वांटम रेवोल्यूशन की नींव रखी थी। आज आइंस्टाइन का यूनिवर्स हमारे चारों तरफ है। हम जो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, वो रिलेटिविटी के बिना काम ही नहीं कर सकता। सैटेलाइट्स पर समय जरा सा तेज चलता है, और अगर उसे एडजस्ट न किया जाए तो जीपीएस हर दिन कई किलोमीटर भटक जाएगा। सोलर पावर, एटॉमिक एनर्जी और बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक, यूनिवर्स के बारे में हमारी आज की सारी समझ जनरल रिलेटिविटी पर ही टिकी है। तो आइंस्टाइन की कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया बदलने वाले आइडियाज किसी आलीशान यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि एक पेटेंट ऑफिस की शांत डेस्क से भी आ सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना कि आज इस वक्त कौन से ऐसे जीनियस किसी डेस्क पर बैठे चुपचाप हमारी दुनिया की सच्चाई को फिर से लिखने की तैयारी कर रहे होंगे।